तो इन्वेस्टमेंट का भी कल्चर आपके अंदर डेवलप होना चाहिए, और ये रातों रात होने वाला नहीं है, इसके लिए आपको आदत लगानी पड़ेगी, डेवलप करना पड़ेगा। सो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इन्वेस्ट करना है या इन्वेस्टमेंट का कल्चर डेवलप करना, तो कहां से शुरुआत कर सकते हैं? तो सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके पास है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। अब ये अलग अलग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, मगर मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि एक मंथली आप एक अमाउंट फिक्स कर सकते हैं कि इतना अमाउंट आप मंथली आप क्या करें, इन्वेस्ट करें, और वो भी एसआईपी में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर आप डालेंगे तो क्या होगा कि आपका टेंशन नहीं है। वो म्यूचुअल फंड ऐसा होता है कि शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, मगर उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो एक्सपर्ट लोग वहां पर बैठे हुए हैं वो सब कुछ आपके लिए काम करते हैं। सो ये आपके पास पहला ऑप्शन है, जहां पर अपना खुद का दिमाग नहीं लगाना है, तो वहां पर आप म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऑन एन एवरेज जो भी मैंने देखा है पिछले कुछ 4-5 सालों के अंदर, तो ऑन एन एवरेज 12 से 15% आपको ये रिटर्न देता है, कहीं कहीं तो 20% 25% भी आपको रिटर्न देता है, डिपेंड करता है, मगर ऑन एन एवरेज अगर बात करूं तो 12 से 15% तो आपको म्यूचुअल फंड आपको गारंटेड रिटर्न देता है। एंड उसके अलावा माय डियर फ्रेंड, सेकंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप गोल्ड के अंदर कर सकते हैं। मगर गोल्ड जो है ना, वो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड आता है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आता है, उसका सर्टिफिकेशन आता है। ये एक्चुअल में गोल्ड आप फिजिकली लेते नहीं है, ये बॉन्ड होता है, राइट। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एसबीआई जो है, आरबीआई जो है, ये आपको 2.5% एनुअली आपको उसका आपको बेनिफिट भी देता है, इंटरेस्ट भी देता है उसका 2.5% एनुअली आपको बेनिफिट भी देता है। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, मगर आपको मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे फैमिली के अंदर, खास करके महाराष्ट्रन फैमिली के अंदर, या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज्वेलरी के पास जाते हैं, बढ़िया सा कोई ज्वेलरी खरीदते हैं, है ना। जैसे ज्वेलरी ज्वेलरी खरीदते हैं और जैसे दुकान के बाहर आते हैं तो 25% तो उसका माइनस हो गया उधर, तुरंत। क्यों माइनस हो गया? बिकॉज वहां पर डिजाइनिंग कॉस्ट से लेकर बहुत सारे मेकिंग कॉस्ट से लेकर बहुत सारी चीजें लगती है। आप जब खरीदते हैं, अगर 1 लाख रुपए का आपने वो ज्वेलरी खरीद लिया, 1 महीने के बाद अगर आप देने जाओगे तो उसमें से 20-25% वो क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। यस और नो? इसका मतलब क्या है कि आपका बहुत बड़ा लॉस होता है, आप नहीं जानते हैं कितना बड़ा लॉस होता है आपका। सो नॉर्मली आपको अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो जैसे बिस्किट्स होते हैं, फिजिकल बिस्किट्स ले सकते हैं, मगर वो फिजिकल बिस्किट लेने से क्या होगा, अगेन आपको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, घर पे रखेंगे तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, अगेन आप बैंक में रखोगे तो वापस आपको बैंक में लॉकर का पैसा देना पड़ेगा। उसे अच्छा बॉन्ड अगर लेते हैं तो क्या होता है, इसे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि एक तो वो सिक्योर होता है, जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता है, और दूसरी चीज आपको उसके ऊपर 2.5% इंटरेस्ट भी मिल रहा है एनुअली। और साथ ही साथ जैसे वो ग्रो होगा, जैसे रेट बढ़ते जाएगा, 1 ग्राम का आप एक यूनिट ले सकते हैं, इस तरीके से आप 1 ग्राम से आप आगे बढ़ा सकते हैं। सो अभी आज भी मैंने कुछ खरीदा, ऑलमोस्ट 4500 समथिंग कुछ अमाउंट था। सो यहां पर जितना आप ये गोल्ड लेते हैं और आने वाले 2 साल के बाद या 3 साल के बाद जब वो रेट बढ़ेगा तो आपको उतना ही रेट मिलेगा, उसे डिडक्शन कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है जब आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। जब गोल्ड के जो बॉन्ड होते हैं उसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको इसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इससे आपका लॉस कुछ भी नहीं होता है, आपको इससे फायदा ही होता है। और मैंने देखा है पिछले 5 साल का अगर रिसर्च करोगे तो गोल्ड ने ऑलमोस्ट आपको 15% तक, ऑन एन एवरेज 15% तक आपको रिटर्न दिया हुआ है। सो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए है कि जो गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर फिजिकल गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए 2 तरह के होते हैं गोल्ड, एक ज्वेलरी के रूप में होते हैं, एक बॉन्ड के रूप में होता है। तो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद भी पसंद नहीं करता वो ज्वेलरी वो बना के ये सब चीजें करना, वो मैं भी खुद पसंद नहीं करता हूँ। सो बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट आपको ये देने वाला है। एंड थर्ड एंड मेजर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। ये इक्विटी शेयर्स का मतलब ये होता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी कंपनी जो है, इनके जो शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, स्टॉक में स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अवेलेबल है, उसके शेयर्स आप खरीद सकते हैं। मगर शेयर मार्केट के अंदर लोग पैसे इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि डर जाते हैं क्योंकि वो लॉस ना हो जाए। मगर बाय डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंट्राडे ना करें। इसमें क्या है ना, इंट्राडे लोग करते हैं ना, वो बहुत बड़ा लॉस
भी होता है और बहुत बड़ा प्रॉफिट भी होता है, दोनों चीजें होती है, लॉस भी होता है प्रॉफिट भी होता है, क्योंकि इंट्राडे है, वो एक प्रकार का गैम्बलिंग है, बढ़ेगा तो बहुत बढ़ेगा, जाएगा तो पूरी तरह से जाएगा। यानी आपको लेना है और बेचना है, दिन में कितनी बार भी ले सकते, बेच सकते, ले सकते, बेच सकते, मगर एंड ऑफ द डे जब 3:30 बजे मार्केट खत्म हो जाएगा तभी आपको वो कैलकुलेशन जब होगा तब आपको पता चलेगा कि आप प्लस में है या माइनस में है, क्योंकि हिसाब तो आपको उसी दिन करना पड़ता है। मगर मैं प्रेफर करता हूं, मैं इंट्राडे कभी नहीं करता हूं, मैं प्रेफर करता हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जहां पर आपने शेयर्स ले लिए और आप चुपचाप बैठे रहे। अभी आपको बता दूं, मैं लॉकडाउन शुरू होने के बाद मतलब ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल महीने में जो शेयर्स लिए थे, उस शेयर्स ने ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा बेनिफिट दिए हैं। ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जिन्होंने डबल से भी ज्यादा बेनिफिट्स दिए। एंड अभी आपको बता दूं मैं कि अगर आपके पास पैसा अगर आपके पास है तो आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट के अंदर, बिकॉज अभी यूएस के अंदर भी इलेक्शंस का समय है एंड इंडिया के अंदर भी इलेक्शंस आने वाला है, और इस समय पर जो शेयर मार्केट है वो पूरी तरह से थोड़ा सा डाउन होने वाला है। और जब भी शेयर मार्केट डाउन होता है तभी अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है बाई करने के लिए, खरीदने के लिए। जब मार्केट पीक पर है तभी आपको खरीदना नहीं है, जब भी मार्केट पीक पे तभी खरीदना नहीं है, तभी आपको बेचना है। और जब मार्केट डाउन है तभी आपको खरीदना है। आपके आसपास में जो भी लोग होंगे ना, जिन्होंने जिन्होंने अभी लॉकडाउन के दौरान जिन्होंने लिए होंगे शेयर्स, उनको जाके पूछो, डेफिनेटली उनके शेयर्स बहुत गुना बढ़ गए, बहुत गुना बढ़ गए, बहुत गुना बढ़ गए। तो आपके पास मतलब दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि आप तभी इन्वेस्ट करिए शेयर मार्केट के अंदर जब शेयर मार्केट पूरी तरह से डाउन है। दैट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि उस समय पर आपको अच्छे रेट में आपको मिलता है, और जब शेयर मार्केट ऊपर जाता है तभी सेल करेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको मिलता है। सो इसी के लिए आपको याद रखिए, अभी ऑलमोस्ट ये आने वाले और 1 साल तक, 1 ईयर, ये समय आपके पास है। इसके लिए आपको पैसा कमाना है, जमा करके रखना है और इन्वेस्ट करना है, क्योंकि 1 साल के बाद शेयर मार्केट बहुत बूम पे होने वाला है, बहुत ज्यादा ग्रो होने वाला है। तो उसके पहले आपके पास अगर शेयर्स के लिए पैसे अगर नहीं है तो कमा लीजिए, फटाफट कमा लीजिए, उसको जमा करिए और इसके बाद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। अब कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए? सो जो कुछ एक्सपर्ट जो मुझे गाइड करते हैं या मुझे इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं या जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूं, ऐसे कुछ शेयर्स है जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको कभी भी लॉस नहीं जाएगा। ये शेयर्स ये कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे, ये आपको प्रॉफिट ही देगा और आज तक प्रॉफिट ही देते आ रहे। जैसे कि एचडीएफसी बैंक है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मारुति सुजुकी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंफोसिस टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसबीआई बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, एलएनटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कुछ कंपनियां हैं जिसमें आप आंखें बंद करके पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके शेयर्स ले सकते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ ही करने वाले, ये ग्रोथ ही आपको देने वाले, राइट। तो ये कुछ शेयर्स है जहां पर आप लेने से आपको आने वाले समय के अंदर, दिस इज अगेन इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये लॉन्ग टर्म होती है, ये आपको तुरंत रिटर्न देने वाली इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो ये समझ के ही आपको इन्वेस्ट करना है, इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। सो यहां पर इक्विटी शेयर के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, रियल एस्टेट जो फोर्थ है दैट इज कॉल्ड रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसे, मगर बता दूं मैं रियल एस्टेट का मतलब क्या होता है, जिसको हम कहते हैं, इसके उसके एक्चुअली शब्द के अंदर उसका मीनिंग छुपा है। रियल एस्टेट का मतलब है रियल, जो रियल है, राइट, दैट इज कॉल्ड रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट सिंपल है, रेंटल इनकम जहां से आपको आता है वो है रियल एस्टेट। बाय एंड सेल यानी बाइंग एंड सेलिंग इट्स नॉट अ रियल एस्टेट, इट्स नॉट अ रियल एस्टेट। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, आपने एक फ्लैट खरीदा, आपने उसको रेंट पे दे दिया, वहां से हर महीने आपको रेंट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड योर रियल एस्टेट, राइट। सो अब ये कब खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो तो हम आगे बात करेंगे, मगर रियल एस्टेट इज अ गुड ऑप्शन, आपको अच्छा ऑप्शन है। मगर अभी रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको याद रखना चाहिए डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई का भी याद रखना चाहिए, कौन से एरिया में आप अपनी प्रॉपर्टी ले रहे, राइट, दैट इज वेरी अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड उसके अलावा पांचवा जो ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड चिट फंड।
अब देखिए ऊपर के जो 4 ऑप्शंस है ये स्लो आपको रिटर्न देने वाले, मगर चिट फंड जो है वो आपको ज्यादा रिटर्न देता है और फास्ट रिटर्न देता है, मतलब उसमें रिस्क भी ज्यादा होती है। अब चिट फंड ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मगर उसमें जो रिलायबल जो है ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर लोग इन्वेस्ट करते हैं और बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। जैसे कि श्री राम चिट फंड है या फिर गोकुलम चिट फंड है, ये ऐसे कुछ चिट फंड है जहां पर आप पैसे इन्वेस्ट करने से आपको अराउंड 18 टू 25% भी आपको रिटर्न मिलते हैं, राइट। मतलब ये बाकी लोगों से ज्यादा रिटर्न्स आपको मिलते हैं। मगर अगेन आपको मैं एक छोटा सा फॉर्मूला देना चाहूंगा कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, एग्जाम्पल अगर आपके पास 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज आपके पास है, और ये 50,000 रुपए जो आपके पास है वो 50,000 एक ही इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करने। अगर आपके पास 50,000 रुपया है तो 10,000 रुपीज आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, 10,000 रुपीज आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, 10,000 रुपीज आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करने चाहिए, 10,000 रुपीज आपको रियल एस्टेट के लिए इन्वेस्ट करने चाहिए, या 10,000 रुपीज आपको चिट फंड के लिए। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको मैंने। तो इस तरीके से आपको अलग अलग बकेट के अंदर आपके पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, एक ही बकेट में सब डालना नहीं है, क्योंकि एक ही बकेट में डालोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। इसी के लिए आपके पास अलग अलग बकेट में अलग अलग इन्वेस्टमेंट करके रखोगे तो डेफिनेटली अगर एक काम नहीं करेगा तो एटलीस्ट 4 तो आपको प्रॉफिट दे सकता है, राइट। और इसी के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो व्हाट अबाउट इंश्योरेंस? बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस में मैं वैसा इन्वेस्ट करता हूं। एक्चुअली इंश्योरेंस इज नॉट इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। अब यहां पर इंश्योरेंस जो है ना ये आपके मैं कह सकता हूं कि इसमें 2 टाइप के इंश्योरेंस बेसिकली हम डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड टर्म इंश्योरेंस जो होता है, एंड सेकंड होता है दैट इज कॉल्ड मेडिकल इंश्योरेंस, जो मेडिकल पर्पस से किया जाता है, जहां पर आप बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, और जो भी हॉस्पिटल का जो बिल होता है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है या हॉस्पिटल को पे करती है। यानी ये मेडिकल इंश्योरेंस जो है ये हर एक इंसान को करना चाहिए। वैसे यूएस के अंदर तो कंपलसरी है, मगर इंडिया के अंदर ये कंपलसरी नहीं होता है, जो बहुत ही जरूरी है। एक्चुअली कंपलसरी करना चाहिए। और ये बेसिकली किसको जरूरत है? बहुत सारे लोगों को लगता है ये अमीर लोग निकाल सकते हैं, अमीर लोगों को जरूरत है, गरीब लोगों की क्या जरूरत है? मगर एक्चुअली गरीब इंसान, मिडिल क्लास इंसान को इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि अमीर इंसान के पास अगर पैसा तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यानी अगर बीमार गिर जाएगा, 5-10 लाख रुपए का बिल भी होगा तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर एक मिडिल क्लास इंसान अगर बीमार गिरेगा, उसके पास इंश्योरेंस नहीं रहेगा और 10 लाख का बिल आएगा तो क्या करेगा? वो कहां से पे करेगा? उसको सब बेचना पड़ेगा उसको। और इसी के लिए अगर इंश्योरेंस होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इसी के लिए आप मेडिकल इंश्योरेंस निकाल सकते हैं, मेडिक्लेम निकाल सकते हैं, एंड साथ ही साथ टर्म इंश्योरेंस। यानी टर्म इंश्योरेंस का मतलब ये होता है, ये बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है, अगर आपको निकालना है तो आपके लाइबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि हमें अगर कुछ हो जाता है, अगर सपोज एग्जांपल मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरे ऊपर जो भी सपोज हाउसिंग लोन है या मेरे पास जो भी चीजें हैं, ये मेरा कवर करने के लिए, मेरे फैमिली की सिक्योरिटी के लिए मुझे निकालना चाहिए। जैसे अभी मेरा 2 करोड़ का है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे फैमिली को 2 करोड़ तो मिनिमम मिल जाएगा, राइट। तो ये सालाना 1 साल का आपको पे करना पड़ता है, 1 ईयर का आपको पे करना पड़ता है। ऐसे मेरा 80 ईयर्स तक है, तो वैसे आपके हिसाब से आप वो 80 साल तक ले सकते हैं, और हर साल आप अमाउंट भर सकते हैं, एज के ऊपर से डिफरेंस हो सकता है। सो यहां पर फायदा ये है कि ये अगर सपोज हमें कुछ हो जाता है और अगर हमारे पास ऊपर लाइबिलिटीज है, तो लोन है, तो आपके फैमिली को कोई तकलीफ नहीं है आपकी वजह से, क्योंकि वो जो टर्म से जो इंश्योरेंस से जो पैसा आएगा उससे आपके लाइबिलिटी सारे निकल दी जाएगी, यानी सब कुछ खत्म हो जाएगी। यानी आपके फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फैमिली को कोई मतलब सफर नहीं करेगी फैमिली आपकी। और इसी के लिए आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप चाहे तो छोटी शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये होना, दोनों भी इंश्योरेंस आपके पास होना जरूरी है, टर्म्स भी होना चाहिए, मेडिकल भी होना चाहिए। और हमारे टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि नरेंद्र पाटिल जी है, या फिर हमारे श्याम सर है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी इंश्योरेंस सेक्टर्स में है, मेडिक्लेम्स या फिर
इसमें है, तो उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, उनके पास से आप ज़रूर सजेशन ले सकते हैं और ये लोग आपको गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपने पोर्टफोलियो के द्वारा, अपनी सारी चीज़ों के द्वारा आप कैसे, या आपके पर्सनल कोई पहचान में कोई आपका एडवाइजरी होगा, तो उसके पास से आप गाइडेंस ले सकते हैं कि किस तरीके से आपको कितना टर्म्स इंश्योरेंस निकालना चाहिए आपके पोर्टफोलियो के द्वारा, या आपके पास कितना मेडिक्लेम निकालना चाहिए। ये सब कुछ आपको बता देंगे, आपको गाइड करेंगे। मगर ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने नहीं निकाला हुआ है, तो अभी बी अवेयर, अगर आप फाइनेंशियली ग्रो होना चाहते हैं, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, क्योंकि इससे ही आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा और फाइनेंशियली आप ग्रो होना शुरू हो जाओगे।